अरे आप मेरा फोन क्यों नहीं उठाते? और ये कोई समय है क्या घर आने का? आपका ऑफिस तो 5 बजे ही छूट जाता है। रात के 8 बजने को आए और आप अभी घर आए हैं। क्या कर रहे थे इतनी देर से? अरे आपको हो क्या गया है? आजकल ना ही समय पर घर आते हैं, ना ही फोन उठाते हैं। अरे मेरे लिए ना सही, अपनी बच्ची के बारे में तो सोचो। अरे हमारी बच्ची का भविष्य क्या होगा? ठीक, ये क्या आपने शराब पी है? हाँ, पी है मैंने शराब। तुम्हें इससे क्या? क्या तुम मुझ पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही हो? योगेश जी, ये आपको क्या हो गया है? आप ये मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? ये तो अच्छा हुआ कि हमारी बेटी सोई हुई है। अगर वो ये सब सुनती तो क्या असर पड़ता उस पर? क्या आपको मेरी और मेरी बेटी की जरा भी चिंता नहीं है? नहीं है मुझे किसी की चिंता, और मैं अपनी व्यक्तिगत जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैंने तुम लोगों का ठेका नहीं ले रखा है। कान खोलकर सुन लो अंजलि, तुम मुझ पर कब्जा जमाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। मैं किसी का गुलाम बनकर नहीं जी सकता। और हाँ, मुझे बार बार फोन करके तुम परेशान मत करना, वरना फोन ही पटक दूंगा। या इस तरह से तुम मुझे परेशान करोगी तो मैं इस घर में आना ही छोड़ दूंगा। मेरी जहाँ मर्जी होगी मैं वहाँ चला जाऊंगा। योगेश की बात सुनकर अंजलि स्तब्ध सी रह गई थी, क्योंकि योगेश ने इससे पहले कभी अंजलि से इस तरह से बात नहीं की थी। अब तो अक्सर ही योगेश देर रात तक घर आने लगा। वह फोन भी नहीं उठाता था। धीरे धीरे योगेश का यही रूटीन हो गया था। अब तो योगेश धीरे धीरे खाना भी बाहर से ही खाकर आने लगा। लेकिन बेचारी अंजलि योगेश के ऐसे रवैये से बहुत परेशान थी। वो अपनी 3 साल की बेटी के भविष्य को लेकर भी बहुत चिंतित थी। असल में योगेश और अंजलि की शादी को 6 साल हो चुके थे। शुरू में तो सब कुछ बहुत ठीक था। योगेश और अंजलि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। योगेश भी अंजलि का पूरा ख्याल रखता था। योगेश के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। योगेश अकेला ही रहता था। योगेश और अंजलि खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन अचानक से योगेश के व्यवहार में इतना बड़ा बदलाव आया कि अंजलि के जीवन में तो जैसे भूचाल ही आ गया था। अंजलि योगेश के व्यवहार के कारण घुट घुट कर जी रही थी। वह अपनी परेशानी अपने माता पिता से भी नहीं कह रही थी। लेकिन एक दिन अंजलि योगेश के व्यवहार से बहुत ज्यादा दुखी हो गई और वह योगेश से इस बदले हुए व्यवहार का कारण पूछा। योगेश जी, ये क्या तरीका है? अरे 3 महीनों से देख रही हूँ मैं, आप रोज रात को देरी से घर आते हैं, खाना भी बाहर से ही खाकर आते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप रोज ही शराब पीकर आते हैं। ऐसा क्या करते हो तुम ऑफिस के बाद जो इतनी देरी से घर आते हो? देखो अंजलि, मुझे और भी काम रहते हैं ऑफिस के बाद, इसीलिए तुम मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। मुझे जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो। और वैसे भी ऑफिस के बाद ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ मुझे मीटिंग करनी होती है। योगेश की बात अंजलि के गले से नीचे नहीं उतरती। अंजलि को सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का होने लगा था कि योगेश अब रोज ही शराब पीने लगा था। 3-4 महीने तो यूं ही चलता रहा। लेकिन जब भी अंजलि उसे समझाती तो वो उल्टा अंजलि पर ही चिल्लाने लगता था। अब तो धीरे धीरे योगेश अपनी पत्नी और बच्ची से कोई मतलब नहीं रखने लगा था। यहाँ तक योगेश अंजलि को अपने मनोरंजन में बाधा मानने लगा था। उसे किसी भी तरह की रोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। अंजलि, देखो मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूँ, अगर तुमने मुझे बार बार परेशान किया या ज्यादा सवाल जवाब किया ना, तो मैं घर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा और 3-4 दिनों तक घर ही नहीं आऊंगा। ये आपको क्या हो गया है जी? आप अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोच रहे हैं? अरे उसका फ्यूचर क्या होगा? देखिए, आप ये शराब पीना छोड़ दीजिए, समय से घर आइए। तुम्हें क्या साफ साफ बातें समझ में नहीं आती? मैंने कहा ना कि मुझे रोका टोकी जरा भी पसंद नहीं है। अगर तुमने इसी तरह से इमोशनल ड्रामा करके मुझे ब्लैकमेल किया ना, तो सच में मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। योगेश जी, मैं और आपकी बेटी आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप गलत राह पर चलेंगे तो आपको रोकने का फर्ज है। एक पत्नी का अधिकार होता है पत्नी को कि अपने पति को गलत रास्ते में जाने से रोक ले। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन से गलत रास्ते में जा रहा हूँ? देखिए योगेश जी, आपका रोज शराब पीना, देर रात तक घर आना, अपनी पत्नी या बच्चे पर ध्यान नहीं देना, क्या एक सही रास्ते में चल रहे? पुलिस के व्यवहार में ऐसा हो सकता है? लगता है तुम अपना मुंह बंद नहीं करोगी, ऐसे नहीं मानोगी। मैं आज ही घर छोड़कर जा रहा हूँ और मुझे फोन करके परेशान मत करना, वरना मैं फोन पटक कर 4 टुकड़े कर दूंगा। योगेश अंजलि के ऊपर चिल्लाते हुए सच में वह रात को ही घर से चला जाता है। बेचारी अंजलि इधर आधी रात तक करवट बदलते रहती है, लेकिन योगेश को फोन करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या करूं मैं? अगर इन्हें फोन करूंगी तो ये फोन तोड़ देंगे। समझ में नहीं आता ये मेरी जिंदगी कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दी है मुझे। एक तो ऊपर से मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, 3 साल की हो गई है, उसका एडमिशन भी करवाना है स्कूल में। बेचारी अंजलि रात भर नहीं सोती और वह बस अपने और अपनी बच्ची के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी होती है। जैसे तैसे रात बीत जाती है और सुबह जब अंजलि अपना मोबाइल देखती है तो मोबाइल में योगेश का एक मैसेज था। मम्मा, मम्मा पापा कहाँ हैं? बेटा, पापा किसी काम से गए हुए हैं। मीनू,
जाओ बेटा ब्रश कर लो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। ओके मम्मा। हे भगवान, ये कैसा मैसेज किया है इन्होंने? इन्होंने लिखा है कि मुझे मेरे हिसाब से जिंदगी जीने दो। अगर चाहती हो कि मैं घर वापस आ जाऊं तो वादा करो तुम मुझे परेशान नहीं करोगी। इसका मतलब तो साफ साफ यही है कि योगेश जी चाहे कुछ भी अपनी मनमानी करे, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती, उन्हें उनकी मनमानी करने दूं। ठीक है, बुरा वक्त इतनी आसानी से नहीं जाता, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगी, देखती हूँ ये कैसी मनमानी करना चाहते हैं। अंजलि को योगेश का मैसेज पढ़कर बहुत दुख हुआ, लेकिन अंजलि भी बहुत मजबूत थी। उसने भी तुरंत रिप्लाई कर दिया कि वो अब योगेश से कुछ नहीं कहेगी, वो जो मनमानी करना चाहता है वो कर ले। इधर योगेश दोपहर को घर आ जाता है। पापा, पापा, आप कहाँ चले गए थे पापा? बेटा, मैं जरूरी काम से गया था। पापा, आपने मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए हैं? नहीं बेटा, लेकिन कल पक्का मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा, ठीक है? अब जाकर खेलो। खड़ी क्या हो, चाय नाश्ते के लिए भी नहीं पूछोगी क्या? मुझे लगा कि आप ऑफिस जाकर ही लंच करेंगे। तुमसे किसने कह दिया कि मैं ऑफिस जाऊंगा? इसमें कहना क्या, रोज ही तो आप ऑफिस जाते हैं ना, इसीलिए मैंने कह दिया। जाता था, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। मुझसे ये जी हजूरी वाली नौकरी नहीं होगी। मैं तो अब बिजनेस करना चाहता हूँ। अंजलि को योगेश की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जानती थी कि बिजनेस के लिए तो काफी रुपयों की जरूरत पड़ेगी और योगेश को तो बिजनेस का तजुर्बा भी नहीं है। इसलिए अंजलि ने योगेश को समझाने की कोशिश की। देखिए जी, बिजनेस करने के लिए तो काफी रुपयों की जरूरत पड़ेगी और आपने तो कभी बिजनेस किया ही नहीं है और ना ही आपको बिजनेस का कोई तजुर्बा है। फिर घर के रोज रोज के खर्चे, और अब हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है, उसका भी स्कूल में एडमिशन करवाना है, ये सब कैसे चलेगा? देखो अंजलि, मैंने तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मैंने तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का ठेका नहीं लेकर रखा है। तुम जानो और तुम्हारी बेटी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मीनू कोई मेरी अकेली की बेटी नहीं है, वो हम दोनों की बेटी है। और आप इतने आसानी से कैसे कह सकते हैं कि आपने हमारा ठेका नहीं ले रखा है? अरे आप अपनी बेटी और पत्नी की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? देखो, तुम मेरे सामने जरा लेक्चरबाजी मत करो। मैंने तुमसे फोन में पहले ही कह दिया था, अगर तुम मुझे घर बुलाना चाहती हो तो मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करना। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? योगेश गुस्से में अंजलि को डांटता है और वह बाहर निकल जाता है। लेकिन अंजलि को योगेश का ऐसा मनमोजी रवैया जरा भी पसंद नहीं आता। अब तो अंजलि को अपनी और अपनी बेटी के भविष्य के प्रति बहुत चिंता हो रही थी। हे भगवान, क्या करूं? अगर मैं इस घर से चली गई तो योगेश तो इस घर को अय्याशी का अड्डा बना लेगा। और मायके में जाकर मैं कितने दिन रह सकती हूँ? मैं इस उम्र में अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे यही रहकर कुछ न कुछ तो काम करना ही होगा, जिससे मैं अपनी बेटी के भविष्य के लिए कुछ रुपए जमा कर सकूं और उसे पढ़ा लिखा सकूं। क्योंकि अब मीनू की पालन पोषण की जिम्मेदारी तो मेरी भी हो चुकी है। योगेश का रवैया तो इस तरह से बदल रहा है, उसे न मेरी चिंता है और न ही मेरी बेटी की। अंजलि ने मायके न जाने का फैसला किया और उसने सोच लिया कि वो घर में ही रहकर कुछ काम करेगी, क्योंकि अब उसे अपनी बेटी का पालन पोषण करना था। अंजलि घर के सारे कामकाज निपटाकर अपनी पड़ोस की एक सहेली के घर जाती है, यह उम्मीद लेकर कि शायद वो उसे कोई रास्ता दिखाए या कुछ घर बैठे कामकाज के बारे में बताए। अरे अंजलि, तुम? मीनू बेटा, कैसी हैं आप? हेलो आंटी, मैं तो अच्छी हूँ। अरे अंजलि, बैठो ना। पूजा, मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ, तू ही मेरी कुछ मदद कर। अरे तू बैठ तो। अंजलि अपनी सहेली पूजा को अपनी सारी दास्तां सुनाती है। अंजलि की बात सुनकर बेचारी पूजा को बहुत दुख होता है। तभी पूजा अंजलि को एक सलाह देती है। अंजलि, तू दुखी मत हो मेरी बहन। देख, मैं तो कहती हूँ कि YouTube में तू एक ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस वाला चैनल बना ले, क्योंकि तू तो मैथ्स की टॉपर रही है स्कूल में और कॉलेज में भी हम सबसे ज्यादा ही नंबर आते थे तेरे। अरे तू ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस चला, देखना धीरे धीरे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे तुझसे और अच्छी खासी इनकम भी होने लगेगी तुझे, जिससे तू अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती है। अंजलि को पूजा की बात बहुत अच्छी लगती है और अंजलि पूजा से मदद लेकर YouTube में अपना एक ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस का चैनल बनवाती है, क्योंकि पूजा तो पहले से YouTube से जुड़ी हुई थी। पूजा का YouTube में एक इंग्लिश स्पोकन का चैनल था जिसमें वो अच्छी खासी अर्निंग कर रही थी, क्योंकि पूजा से करीब 50,000 स्टूडेंट जुड़े हुए थे। अब तो अंजलि भी YouTube चैनल बनाकर बहुत मेहनत करने लगी और अंजलि से धीरे धीरे अच्छे खासे स्टूडेंट जुड़ते जा रहे थे। वास्तव में अंजलि के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था, अंजलि के फॉर्मूले इतने अच्छे थे कि बच्चों को बहुत पसंद आता था। करीब 3 महीने तक अंजलि अपने पति को बताए बिना ही दोपहर को ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाती थी। 3 महीने बाद से ही
अंजलि की अर्निंग स्टार्ट हो गई थी, जिससे वह अपनी और अपनी बेटी का व्यक्तिगत खर्चा वहन करने लगी थी। अंजलि ने इस बारे में अपने पति को बताना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन अंजलि मन ही मन में यही सोचती थी कि काश उसका पति पीना छोड़ दे और अपने काम के प्रति लापरवाही ना बरते। योगेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और वह देर रात तक ही घर आता। ना जाने वो पूरे दिन भर कहाँ रहता, किसके साथ रहता, क्या करता, लेकिन जब वो रात को घर आता तो शराब पीकर ही घर आता था। यह क्या तरीका है जी? मैंने बहुत सोचा कि मैं आपको ना रोकूं ना टोकूं, लेकिन हमारी बच्ची बड़ी होती जा रही है। आपका इस तरह से रोज शराब पीकर घर में आना ये अच्छी बात नहीं है। एक तो आपने नौकरी भी छोड़ दी है, दिन भर आप करते क्या हो, कहाँ रहते हो, किसके साथ रहते हो? तुम्हें मालूम भी है कि घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं। अगर आपका ऐसा ही रवैया रहा ना तो मैं जल्द ही घर छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा अंजलि, तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही हूँ, लेकिन यहाँ मेरा रहना न रहना तुम्हारे लिए तो एक बराबर है। उससे तो अच्छा ही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ना ही तुम कोई काम धाम कर रहे हो, ना ही कोई नौकरी कर रहे हो, और ऊपर से दिन भर घर से बाहर रहते हो, रात को देर तक घर आते हो, वो भी पी कर आते हो। अरे तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? देखो अंजलि, मैंने कह दिया ना, मुझसे ये दूसरों की जू हजूरी नहीं हो सकती। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तुम मुझे कुछ रुपए दे दो। मैं कहाँ से तुम्हें रुपए दूंगी? अरे रुपए नहीं है तो अपने जेवर ला कर दो। जेवर बेचकर मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूँ। जब बिजनेस जम जाएगा तो तुम्हारे लिए मैं दूसरे जेवर बनवा दूंगा। अंजलि को लगता है कि अपने पति को सुधारने के लिए उसे एक मौका तो देना ही चाहिए। और जेवर का क्या है, अगर पति सुधर गया तो ऐसे कई जेवर पति पर कुर्बान हैं। इसीलिए अंजलि ने भरोसा करके अपने माता पिता के दिए हुए सारे गहने अपने पति को दे देती है, ये सोचकर कि उसका पति पीना छोड़ देगा और अच्छी जिंदगी शुरू कर देगा। लेकिन योगेश ने तो ना सुधरने की कसम खाकर रखी थी। अपनी पत्नी से जेवर लेने के बाद योगेश उन जेवरों को लेकर बेच देता है और करीब 1 महीने तक उन जेवरों से खूब खाता पीता मौज मस्ती करता है, दोस्तों को खिलाता पिलाता है। लेकिन 1 महीने बाद जब अंजलि योगेश से पूछती है कि उसने जेवरों का क्या किया और वो बिजनेस कब शुरू करने वाला है, तब योगेश के पास कोई जवाब नहीं था। योगेश, आज पूरे 2 महीने बीत गए हैं, आपने मेरा जेवर लेकर गए हैं, तो बताइए उन जेवरों का क्या उपयोग किया? आप अपना बिजनेस कब से शुरू कर रहे हैं? अरे मैंने यही सोचकर तो जेवर बेचकर रुपए दिए थे ताकि मैं कोई नया बिजनेस शुरू कर लूंगा, लेकिन मैंने जिस निकम्मे दोस्त को अपने रुपए सौंपे थे वो तो साफ साफ बदल गया। कहता है कि मैंने उसे रुपए दिए ही नहीं है। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ सच कह रहा हूँ। अरे सारी दुनिया ही झूठी है। जिस निकम्मे कमीने दोस्त को मैंने रुपए सौंपे थे वो तो साफ साफ मुकर गया। अरे क्या मतलब मुकर गया? आपको मालूम भी है वो सारे गहने मेरे माता पिता ने मुझे शादी के वक्त दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि उन गहनों को बेचकर यदि हमारा जीवन संवर जाए, लेकिन तुमने तो मेरे सारे गहने ही डुबा दिए। अच्छा, ये रो धोकर इमोशनली ब्लैकमेल मत करो तुम मुझे, और मेरी इस हालत की तुम ही जिम्मेदार हो। जब से तुमसे शादी हुई है तब से मेरे जीवन में कंगाली ही कंगाली है। योगेश के इतने निर्दयी व्यवहार से आज बेचारी अंजलि टूट सी गई थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि योगेश ने हर दोष उसके ऊपर मढ़ दिया था। अब तो योगेश को सुधारना अंजलि के बस में नहीं था, क्योंकि वह खुद ही नहीं सुधरना चाहता था। वह ऐसी दुविधा में फंसी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था, कोई हल नजर नहीं आ रहा था। आखिर वो करे तो करे क्या? बेचारी अंजलि खुद को बहुत असहाय और अकेला महसूस कर रही थी। आखिर अंजलि अपना दुख बांटे भी तो किससे बांटे? मुझे लगता है कि अब मैं थक चुकी हूँ, मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती। ऐसे व्यक्ति के साथ रहकर घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है कि मैं ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाऊं। लेकिन मैं योगेश से प्यार करती हूँ, मैं उसकी परवाह करती हूँ, उसे इस तरह से गर्त में जाते हुए भी नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। अंजलि हार चुकी थी, पूरी तरह से थक चुकी थी। अंजलि ने योगेश को समझाने का हर वो तरीका अपना कर देखा, लेकिन योगेश तो जैसे खुद ही सुधरना ही नहीं चाहता था। ना वो कोई काम करना चाहता था, बस दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता और रात को पीकर घर आता और किसी की परवाह किए बिना ही वह आराम से घर में आकर सो जाता। लेकिन बेचारी अंजलि दिन रात सुसकते रहती, क्योंकि योगेश को तो अंजलि से कोई मतलब ही नहीं था और ना ही अपनी बेटी से मतलब था। इसलिए योगेश अपनी बेटी और पत्नी के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देता। इसलिए अंजलि ने फैसला कर लिया था कि वो योगेश को सबक सिखाने के लिए अपने मायके चली जाएगी और योगेश से अपने सारे कांटेक्ट खत्म कर देगी। यदि सच में योगेश को अपनी पत्नी और बच्ची की जरा भी परवाह हो तो वह जरूर अंजलि को लेने उसके मायके आएगा। बेटा, पूरे 2 साल से तुम ये सब झेल रही थी, लेकिन तुमने हमें एक बार भी इसकी खबर नहीं की। देखो बेटा, सुख और दुख तो जिंदगी के पहलू हैं, सुख दुख तो आते रहते हैं, लेकिन अगर दामाद जी का व्यवहार इतना ज्यादा बदल चुका था तो तुम्हें पहले ही अपने माँ बाप को इस बात की खबर करनी थी। इतना सब कुछ चुपचाप सहने की जरूरत नहीं थी बेटा।
मैं ऐसे शराबी बेपरवाह इंसान के साथ अपनी फूल सी बच्ची को नहीं रहने दूंगा। मैं आज ही दामाद जी को खबर कर देता हूँ। नहीं पापा, अभी आप एकाएक उनसे कुछ मत कहिए। बस देखिए, क्या उन्हें मेरी और मेरी बच्ची की परवाह है? मैं बिना बताए आई हूँ। जब वो घर आएंगे तो मेरा लेटर मिलेगा उन्हें, तब वो मुझे फोन जरूर करेंगे। जब रात को योगेश घर आता है तो वह देखता है कि घर में अंजलि और उसकी बेटी नहीं है। तब उसे कमरे में एक चिट्ठी मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद पता चलता है कि अंजलि तो अपने मायके चली गई है। तब योगेश ने गुस्से में अंजलि को फोन लगाया। अंजलि, ये कोई तरीका है क्या? बिना बताए तुम अपने मायके चली गई? अच्छा, मेरा होना या ना होना तो आपके लिए एक बराबर है ना? फिर मेरे ना होने से आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जब मैं और मेरी बच्ची वहाँ थे तब तो आपको मेरी बच्ची और मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। फिर आपने मुझे फोन क्यों लगाया? अब आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। मुझे ऐसे बेपरवाह मतलबी और शराबी व्यक्ति से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है। मैं अकेले अपने दम पर ही अपनी बेटी की परवरिश कर सकती हूँ। अच्छा, मायके जाकर मुंह में जबान आ गई है तुम्हारे। लगता है अपने माँ बाप के दम पर बहुत इतरा रही हो। हाँ, इतरा रही हूँ। मेरे माँ बाप हैं इस लायक कि मुझे गर्व होता है अपने माता पिता पर। लेकिन तुम अपने बारे में सोचो, जब तुम्हारी बेटी बड़ी होगी तब क्या तुम्हारी बेटी को तुम पर गर्व होगा? या तुम जैसे बेपरवाह मतलबी और शराबी व्यक्ति को पिता कहने में तुम्हारी बेटी को शर्म आएगी? अच्छा, तो तुम अब मुझे शराबी मतलबी और बेपरवाह कह रही हो? तो क्या गलत कह रही हूँ? क्या तुम्हें मेरी या मेरी बच्ची की परवाह है? नहीं है ना? इसलिए अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए और मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मुझे अब आपसे कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है। और हाँ योगेश जी, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा आप कि कुछ दिनों की नाराजगी के बाद वापस मैं अपने ससुराल चली आऊंगी। मैंने अब सारी सच्चाई अपने माता पिता को बता दी है और अब मेरे माता पिता भी मेरे साथ हैं। इसलिए तुम अपने जीने खाने की व्यवस्था खुद ही कर लीजिए, क्योंकि तुम्हें तो अभी साल भर से ये भी नहीं मालूम था कि घर के खर्चे मैं कैसे चला रही हूँ। वो तो भला हो मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया था कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो सके या खुद अपने लिए रुपए कमा सके। अंजलि की बात सुनकर योगेश तो जैसे दंग रह गया था, क्योंकि योगेश को लगता था कि अंजलि योगेश से बहुत प्यार करती है और योगेश को उसकी कमजोरी है। वो योगेश के बिना नहीं रह सकती, योगेश को छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन अब अंजलि के बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो चुकी थी, इसीलिए अंजलि ने इतना कठोर कदम उठाया था। योगेश ने अपने ससुर जी को भी फोन लगाया ताकि वह उन्हें डरा धमकाकर कहे कि वो अंजलि को वापस उसके ससुराल छोड़ दे। लेकिन अंजलि के पिता ने भी साफ साफ शब्दों में योगेश से कह दिया था कि अब अपनी बेटी को कभी शराबी व्यक्ति के पास नहीं भेजेंगी। ये क्या? धीरे धीरे 7 महीने बीतने लगे, लेकिन अंजलि तो अपने मायके से आने का नाम नहीं कर रही है। मैं तो पूरी तरह से अकेला हो गया हूँ। यहाँ मुझे कोई रोटी के लिए पूछने वाला भी नहीं है और अब तो घर में दाल चावल भी खत्म हो चुका है। और मेरे मतलबी दोस्त जब तक मेरे पास रुपए पैसे थे तब तक मेरे साथ खूब बैठते, समय बिताते, खाते पीते, लेकिन आज मेरे पास रुपए नहीं है तो मेरे दोस्त मुझे दुत्कार रहे हैं। आज जब अंजलि यहाँ नहीं है तब मुझे अंजलि की कमी महसूस हो रही है और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वास्तव में अंजलि मेरे लिए क्या थी। अंजलि के बिना तो मेरा जीवन जैसे व्यर्थ है। अरे कुत्ते की जिंदगी हो जाएगी मेरी, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं भूख प्यास से मर भी जाऊंगा तो कोई मुझे पलट कर देखने वाला नहीं है। और जो दोस्त दोस्ती के बड़े बड़े दावे ठोकते थे, आज उन दोस्तों में से कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो आकर मेरे हालचाल के बारे में पूछ ले। अंजलि के बिना मेरा कोई भविष्य नहीं, कोई जीवन नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। मैं आज ही जाकर अंजलि से माफी मांग लूंगा और अंजलि और अपनी बेटी को यहाँ लेकर आ जाऊंगा। अंजलि, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ बेटा, एक बार माफ कर दो दामाद जी को। योगेश जी, एक बात याद रखिएगा, अब मैं पहले वाली अंजलि नहीं हूँ जो आपके सारे अत्याचार चुपचाप सह लूं। अगर आपने मेरे साथ बदतमीजी की या मेरे साथ बुरा व्यवहार किया तो मैं उसी वक्त उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी कोई ठेस नहीं पहुँचाऊंगा। अंजलि तो योगेश से दूर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अंजलि के पास अब योगेश को सबक सिखाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए अंजलि ने जानबूझकर ये सब खेल खेला था। और सच में योगेश को तो अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने अंजलि से हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली। अंजलि योगेश के साथ अपने ससुराल चली जाती है और योगेश भी अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करने लगता है। योगेश एक छोटी सी फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर काम भी करने लगता है और वह खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी जीवन में कठोर फैसला लेना बहुत जरूरी होता है।